नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे यात्रा सुस्त, व्यवस्था दुरुस्त। केदारनाथ उपचुनाव के बीच उत्तराखंड की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा 2024 का समापन हो गया है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। इस वर्ष की चार धाम यात्रा सरकार को उम्मीद थी कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बता दें कि इस वर्ष चार धाम यात्रा में करीब 44 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि पिछले वर्ष 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए थे। इस लिहाज से देखते हुए तो करीब 12 लाख श्रद्धालुओं की कमी आई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चार धाम यात्रा को सकुशल चलाने के लिए कोई तैयारी नहीं की है, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नकारात्मक यात्रा के प्रचार से देश विदेश के श्रद्धालुओं में गलत संदेश गया है, जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। वहीं एक और जहां चार धाम यात्रा में कम श्रद्धालुओं की संख्या में सियासत गरमा गई है, तो वहीं दूसरी ओर जोशी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को शीतकालीन में भी चार धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में लोगों की संख्या को सीमित करने के फैसले का भी विरोध किया। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की मांग को पूरा करेगी? क्या राज्य सरकार साल भर यात्रा चलाने के लिए तैयार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में सरकार की भव्य तैयारियों के दावे के बावजूद राज्य की चारधाम यात्रा 2024 में श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। एक ओर जहां सरकार इस वर्ष की यात्रा में अब तक के सभी रिकॉर्ड टूटने का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मौजूदा वर्ष की चारधाम यात्रा 2023 और 2022 से भी कम रही। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2023 की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड 56 लाख, जबकि 2022 में 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में दर्शन किए। वहीं मौजूदा वर्ष की चारधाम यात्रा में मात्र 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ने ही चार धामों के दर्शन किए हैं। वहीं रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की गिरावट पर सियासत भी अब गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने चार धाम यात्रा को सकुशल चलाने के लिए कोई तैयारी नहीं की, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई। वहीं भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नकारात्मक यात्रा के प्रचार से देश विदेश के श्रद्धालुओं में गलत संदेश गया है। देखिए, इसके लिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने वहाँ एक बड़ा अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट किया। उन्होंने वहाँ से यात्रा डेलिबरेटली यात्रा डाइवर्ट करने की कोशिश किया है। उन्होंने कुछ हेली टैक्सी शुरू करने की कोशिश की है। वो यहाँ या देहरादून या हरिद्वार से जाएगी। बड़े बड़े सेठ उसमें पैसा कमाएंगे, बड़े बड़े सेठ जाएंगे। तो जो लोकल लोग वहाँ कमाई करता था, वो साधन उनके बंद हो गए हैं। उसको लेके भी लोगों में बहुत बड़ा रोष पड़ा है या नहीं पड़ा? नहीं, निश्चित रूप से पड़ा है। जब आप इस तरह के नारे दे रहे हो कि केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ, तो केदारनाथ क्या, केदारनाथ तो भगवान तो सबको प्रतिष्ठा देने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब उन्होंने कही हो, तो उससे नकारात्मक प्रभाव तो यात्रा पर पड़ता ही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई थी। शुरुआती 21 दिनों में ही रिकॉर्ड श्रद्धालु भी चार धामों के दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इसके बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या घटने लगी। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने, चार धाम यात्रा मार्गों पर लैंडस्लाइडिंग, आपदा के साथ ही श्रद्धालुओं की सीमित संख्या की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। इस बीच ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार से साल भर चार धाम यात्रा को चलाने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को शीतकाल में भी चार धाम यात्रा शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यात्रा में लोगों की संख्या को सीमित करने के फैसले का भी विरोध किया है। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी,
उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। निश्चित हो सकता है। देखिए, एक जो भ्रांति है कि बद्रीनाथ जी हो, केदारनाथ जी हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, एक भ्रम यह है कि इनके पट बंद होते हैं और जब पट बंद हो जाते हैं तो इनकी पूजा अर्चना भी बंद हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। शीतकाल में ये देवी देवता अपने दूसरे स्थानों पर आ जाते हैं और वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर पूजा अर्चना इनकी जारी रहती है। यमुनोत्री जी हों, गंगोत्री जी हों, केदार बाबा हों, बद्रीनाथ जी हों, सब लोग अपने शीतकालीन स्थल पे आते हैं और वहाँ पर इनकी बाकायदा पूजा अर्चना और जिस प्रकार से नित्य नियम होता है वो सब होता है। तो जिन स्थानों पर ये शीतकाल में आते हैं तो उन स्थानों पर यात्रा चल सकती है। नहीं, बहुत अच्छा शंकराचार्य जी का जो विचार है वो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से यदि चारधाम यात्रा शीतकाल में भी हो तो उसका फ़ायदा मिलेगा पूरी जगह और सबको दर्शन करने का समय भी उपलब्ध हो जाएगा और जो बर्डन केवल ग्रीष्म काल में होता है वो थोड़ा और कम भी हो सकता है। तो सरकार यदि इस पर विचार करती तो स्वागत योग्य कदम होगा और निश्चित रूप से इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा। यात्रियों को भी जो यात्रा करना चाहते हैं शीतकाल में भी आएँ। शीतकाल का मतलब यही नहीं होता कि केवल नवंबर दिसंबर तक भी मौसम सही रहता है और जो जहाँ पर पूजा होनी है वो थोड़ा सी नीचे जगह आ जाती है। देखिए, धर्म की औलख जगाने वाले सभी हमारे जितने भी स्वामी हैं और स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से जो शीतकालीन चार धाम यात्रा की मांग की है, देखिए सरकार इसका संज्ञान लेगी और बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी जो जितने भी चार धाम के जो सिद्ध पीठ में चले जाते हैं वहाँ पे भी उनकी यात्रा जो है उसी निरंतरता से चलनी चाहिए। तो एक अच्छा सुझाव है और उन्होंने ये भी कहा है कि केदार घाटी में जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में भी जो गौ माता की रक्षा करता हो, जो हमारे हिंदुत्व की औलख जगा रहे हैं, उनको वोट कीजिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश के चारधाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है जिससे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की संख्या में भारी गिरावट आई है। वहीं अब इस गिरावट के पीछे राजनीतिक दल अपने अपने तर्क दे रहे हैं। इस बीच अब शीतकाल में भी चारधाम यात्रा को सुचारू रखने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की मांग को पूरा करेगी? क्या राज्य सरकार साल भर यात्रा चलाने के लिए तैयार है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा के हमारे साथ सत्यवीर सिंह चौहान हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है। आशीष सैनी है, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत। शांति प्रसाद भट्ट हैं, प्रवक्ता हैं यूकेडी से। राजेश सोमवाल हैं, तेज पुरोहित है गंगोत्री धाम से, आपका भी स्वागत। अरुण शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। अरुण शर्मा का ही सबसे पहले रुख करूंगा। अरुण जी, चार धाम यात्रा को लेकर ये पार्टियां इतना बवाल मचा रहता है कि भाई चार धाम यात्रा नहीं हो रही है, कैरी बहुत रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, लेकिन हकीकत तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब शंकराचार्य जी ने मांग की है कि भाई सिर्फ स्थल बदलता है ना, आप चार धाम यात्रा तो पूरे साल करा सकते हैं। अरुण शर्मा जी, म्यूट करवा। विशाल भाई जी, देखिए, चार धाम यात्रा केवल यात्रा नहीं जी, ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी। जब पूरे साल जो लोग बैठते हैं 6 महीने खाली और 6 महीने उन्हें इंतजार रहता है श्रद्धालु आएंगे, और श्रद्धालु आएंगे तो उनका रोजगार चलेगा। वो चाहे खोखे वाले हों, चाहे पेंचर वाले हों, चाहे पानी वाले हों, चाहे चिप्स वाले हों, चाहे होटल वाले हों या मोटल वाले हों, तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं यात्रा से। अब होता क्या है कि एक प्रचलन है कि 6 महीने कपाट खुलते हैं हमारे चारों धामों के,
लेकिन जो बाकी के 6 महीने हैं उसमें वो अपने शीतकालीन प्रवास में वो रहते हैं भगवान। गंगोत्री की बात करें तो मुखबा में, यमुनोत्री की बात करें तो खरसाली में, केदारनाथ की बात करें तो ऊखीमठ में, और बद्रीनाथ भगवान की बात करें तो वो पांडुकेश्वर में विराजमान है। चारों भगवान चारों धाम में विराजमान रहते हैं और पूरे साल भर उनकी पूजा चलती। प्राकृतिक रूप से कपाट इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि उन दिनों बर्फबारी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है और आराम चाहिए होता है भगवान को भी। तो लेकिन दूसरी जगह जो उनके स्थान है वहां वो स्थापित किए जाते हैं पूरे विधि विधान से, और जिन लोगों को दर्शन करना होता है वो वहां जाते हैं। तो ये एक अच्छा सुझाव है, और खासकर इस दृष्टि से कि अगर हम इस बार यात्रा में कम आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो उसके बहुत सारे कारण हैं। आपदा भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपदा आई, शुरुआत में भीड़ इतनी उमड़ी कि सरकार को यह कहना पड़ा कि रजिस्ट्रेशन करा के जाए, और जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे उनको वापस कर दिया गया, जिससे यहाँ जो होटल रेस्टोरेंट वाले थे उनको भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि एक तरफ उन्होंने बुकिंग करा ली होटलों की और दूसरी तरफ उनको वापस भेज दिया गया, तो वो एक नुकसान उन व्यवसायियों को भी रहा है जो पूरे साल भर इसी यात्रा के भरोसे रहते हैं। और अगर ये जो साल के अन्य 6 महीने हैं इसमें यात्रा चलेगी तो निश्चित तौर पर ये सही बात है कि लोड कम होगा। उस यात्रा काल में लोड कम होगा और श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थल का भी पूजा कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे, और वो ग्रीष्मकालीन के में आने की बजाय वो शीतकाल में भी आएंगे। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना होगा। अभी वो शीतकाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं है, क्योंकि शीतकाल में अधिकांश जगह पे बर्फ पड़ जाती है, बारिश होती है, तो एक परेशानी की स्थिति आ जाती है। उसको भी दूर करना होगा। ये हमें विचार करना होगा कि जो ऑल वेदर रोड बनी है वो ऑल वेदर ही खुली रहे। अभी स्थिति यह है, लैंडस्लाइड में रोड बंद हो जाती है, बर्फ में रोड बंद हो जाती है, बहुत सारे कारण हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक अच्छा विचार है, अगर पूरे साल भर यात्रा खुले तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के पर्यटन को, उत्तराखंड के तीर्थाटन को नए आयाम मिलेंगे। जी विशाल भाई। जी बिल्कुल, मैं जरा राजेश सिमवाल जी का रुख करूंगा। राजेश जी, मैं तो बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय दिया हमें। आप कैसे देखते हैं इस जो विचार है कि भाई, मुझे लगता है इस विचार से किसी को दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, क्योंकि अगर एक कभी जो चीज़ें 6 महीने के लिए खुल रही हैं, अगर ये साल भर के लिए खुलेंगी ना तो वो भीड़ भी नहीं होगी। और हम लोग तो ऑल वेदर रोड बन ही रही है इस सरकार में, लगातार चीज़ें अपग्रेड कर ही रहे हैं, तो यात्रा भी हो सकती है। स्थल बदले गए हैं तो जाहिर सी बात है हम केदारनाथ ना जाके कहीं और दर्शन करेंगे, किसी दूसरे स्थल पर करेंगे जो उनकी गद्दी होगी। नहीं, आज शंकराचार्य जी का ये जो बयान आया है कि 4 धाम यात्रा जो है शीतकाल में भी खुली रहनी चाहिए, पिछले वर्ष भी उन्होंने प्रयास किया था। हालांकि जो शीतकालीन हमारे जो मठ हैं वहाँ पर शीतकाल में यात्री आते हैं, लेकिन उन्हें कई असुविधाओं का जो है सामना करना पड़ता है। बर्फ पड़ती है तो हमारे सारे लोग जो है मठों से नीचे की ओर पलायन कर जाते हैं। होटल वालों का कारोबार कम रहता है तो होटल वाले भी जो है अपने यहाँ लड़के नहीं रखते हैं, चाहे भोजन हो, चाहे हो रहने की व्यवस्था हो, तो सीमित हो जाती है। तो हमने तो पिछले साल भी आग्रह किया था कि थोड़ा सा मूलभूत सुविधाओं में कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए कि लोगों का, अगर कम यात्री भी आते हैं तो उनको जो है कुछ पैसा इस ढंग से गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए कि उनका भी जो है नुकसान ना हो। और जब ये प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से होगा तो लोग जो है आएंगे। इससे जो है लोगों की आर्थिकी भी बढ़ेगी। लोग जो पूरे 6 महीने के सीजन पे ही निर्भर रहते हैं वो खत्म हो जाएगा। मठों में भी जो है चहल पहल रहेगी और लोगों का उत्तराखंड में आना जाना, आर्थिक चलेगी। लेकिन जो हमारे मठ हैं, चाहे वो मुखबा में हो, चाहे खरसाली में ऊखीमठ हो, पांडुकेश्वर में, इन जगहों पर निरंतर जो है भगवान की पूजा जो है 12 माह चलती रहती है। केवल स्थान बदल जाते हैं कि डोली उठा करके जो है गंगोत्री चली जाएगी, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री चली जाएगी, बाकी मूर्ति आकर के। तो लोग यदि आकर के जो है शीतकालीन वाले मठ पर जो है भगवती गंगे का, केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का, यमुनोत्री जी का दर्शन करते हैं तो उनको वही पुण्य का लाभ होगा जो उनको जो है गंगोत्री और यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ में मिलता है। और हमने तो कहा है, हमने सरकार से जो है कई बार कहा है कि आप कुछ मूलभूत सुविधाओं को जोड़ करके इस यात्रा को चलाएं, शीतकाल वाली यात्रा को चलाएं, जिससे लोगों को भी
भी फायदा होगा, और जो हमारे पास जो मई जून में जो बहुत ज्यादा यात्रियों का जो एक प्रेशर रहता है वो भी थोड़ा कम रहेगा, लोगों की आर्थिक स्थिति भी चलेगी। जी सतवीर सिंह जी, आपने तो कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया। आपने कहा है कि जो श्रद्धालु कम हो रहे हैं, निगेटिव चीज़ें जो विपक्ष फैला रहा है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो निगेटिव चीज़ें फैलाकर यात्रा में लोगों को सीमित कर दे रहा है। लोग डर के नहीं आ रहे हैं, ऐसा आपका कहना, आपकी पार्टी का कहना है। अनम्यूट कर लीजिए तो आपकी आवाज़ हम तक आएगी। अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। देखिए जहां तक चारधाम की, उत्तराखंड की चारधाम की यात्रा का सवाल है, ये बहुत ही पवित्र और पावन यात्रा है, और सनातन संस्कृति में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा एक कालखंड इस उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड को देने का भी उन्होंने काम किया, और कई धार्मिक प्रथाओं को उन्होंने यहाँ से संचालित करने का काम किया। जहां तक आपने चारधाम का विषय कहा कि यात्रियों की संख्या कम रहना और ये सब विषय सामने आप बात करें, मैं बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आई है, चाहे केंद्र में आई हो, हमने चारधाम में अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके, उनकी यात्रा सुगम हो सके, सभी को सही से दर्शन हो सके, सभी के जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और उत्तराखंड का जो देवभूमि जिसके लिए कहलाई जाती है, उसका अनुभव यहाँ पर आने वाले जितने भी श्रद्धालु है, धर्मानुरागी है, उनको ये हो। तो ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि 2022 में आए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई, कोविड के बाद 2023 में संख्या बढ़ती गई, 56 लाख के लगभग हम गए। इस बार हम 48 लाख के लगभग हम पहुंचे हैं। पिछली बार की यात्रा में और इस बार की यात्रा में अगर तुलना भी की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, इस बार की जो यात्रा का आंकड़ा कम आया उसके कई सारे कारण हैं, और उसके जब हम मीडिया में बैठते हैं तो इस विषय को गंभीरता से रखना चाहिए और गंभीरता के साथ उसके लॉजिक पे बात करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष की यात्रा में अगर आप देखा भी जाए तो महीने भर का अंतर है पिछले बार की यात्रा से और इस बार की यात्रा में। पिछले बार दिन ज्यादा थे, इस बार दिन कम है। और केदारनाथ में जब आपदा आती है, इस बार आपदा आती है, बहुत बड़ी विकराल आपदा थी, मगर हमारी सरकार का जो जिस प्रकार का प्रबंधन था कि एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जिला आपदा प्रबंधन हो, चाहे राज्य का आपदा प्रबंधन हो, या वहां पर जो फोर्सेज और काम करती है या पुलिस बल जो अन्य बल है, उन्होंने जिस प्रकार की तत्परता दिखाई और उस यात्रा को फिर से बहाल किया, ये अपने आप में प्रमाणित करता कि जब यात्रा संपन्न होती है केदारनाथ में तो 16 लाख से अधिक धर्मानुरागी वहां पर दर्शन करके जाते हैं और सकुशल जाते हैं। ये दिखाता है कि कम समय में ये आपदा को किस प्रकार से कंट्रोल करना, रास्ते सारे ओपन करना और 6 लाख से अधिक लोगों को वहां पे दर्शन कराना। एक विषय और में तो अगर देखा जाए तो पिछले बार की यात्रा में और इस बार की यात्रा में किसी प्रकार का अंतर नहीं, अंतर मात्र दिन का है। अगर दिन यही होते तो ये यात्रा का रिकॉर्ड और टूटता। और जहां तक मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि यमुनोत्री जो आदि गुरु जो अति मुख्य जो शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानित है, और जो उन्होंने विषय रखा है कि यात्रा जो हमारे शीतकालीन पड़ाव में, जो हमारे शीतकाल के पड़ाव होते हैं, यमुनोत्री का खरसाली में हो जाता है, गंगोत्री का ऊखी मुगबा में हो जाता है, केदारनाथ का ओंकेश्वर में हो जाता है, बद्रीनाथ का जोशीमठ में हो जाता है, उन स्थानों पे भी यात्रा में सरकार को प्रबंधन करना चाहिए। तो ये उनकी बात इस बात को इंगित करती है और इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण भी है या हमारे जो वैचारिक जो मत भी रहा है कि जो हमारे जो संस्कृति है वो किस प्रकार से एकात्म मानववाद को आगे बढ़ाती है। आप देखिए कि जो कहते थे कि मंदिरों से क्या मिलते हैं, कांग्रेस कहती है कि मंदिरों से क्या मिलते हैं, मंदिर बना के क्या मिलेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं आपको, इन्हीं मंदिरों से, इन्हीं धामों से इतना बड़ा रोजगार सृजन होता है। 22 से अधिक ऐसे रोजगार सृजन होते हैं जो कि हमें आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं केदारनाथ को लेके। केदारनाथ में इस बार
100 कुंटल के लगभग चौलाई के लड्डू और चूरमा बेचा गया। और यही नहीं, मात्र केदारनाथ में सहायता समूह की महिलाओं ने 1 करोड़ से अधिक का आर्थिक लाभ लिया है। मतलब उनका जो व्यवसाय है किस ऊंचाइयों पे जा रहा है। जब आप पिछले साल की यात्रा का डेटा निकालोगे तब 50 लाख के लगभग था, उससे पहले निकालोगे 22 में तब वो 26 लाख था। आप देखिए कि महिलाओं को भी कैसे इसमें मजबूत किया जा रहा है। क्या नहीं इस यात्रा में बिकता, पानी से लेके, फूल से लेके, इसमें माला से लेके, कंठी से लेके, घंटी से लेके, किताब से लेके, अंग वस्त्र से लेके, तमाम चीजें, जब ट्रांसपोर्ट से लेके, होटल से लेके तमाम लोग जुड़ते हैं। तो आप सोचिए कि जब 46 लाख और 56 लाख यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं तो कितनी बड़ी आर्थिक सहायता उत्तराखंड को देते हैं। तो उन लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ के न्यूज के माध्यम से, जो कहते हैं कि मंदिरों से क्या मिलता है। मंदिर सबसे पहले तो हमारे जो मंदिर है आस्था का केंद्र है, जहां पर हम सभी के मस्तक झुकते हैं। नहीं, बड़ा सवाल ये है ना सतवीर भाई, मेरी बात तो सुनिए। बड़ा सवाल ये है कि जो पूरे साल के लिए यात्रा प्रारंभ करने की बात शंकराचार्य जी ने कही है, जरा उस पर थोड़ा सा बता दी कि मतलब सरकार को अगर ये प्रस्ताव मानती है, इस पर विचार करती है, तो कैसे क्या कुछ तैयारियां रहेंगी उसकी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। शीतकालीन में भी जहां पर पड़ाव हो जाते हैं कि भाई इन स्थान बदल जाते हैं, वहां पर भी यात्रा सुचारू रूप से चलनी चाहिए। उसको भी एक भव्य रूप में यात्रा को देना चाहिए। सरकार को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सरकार की जो व्यवस्थाएं है, जो सरकार के हिस्से में आती है, उन हिस्सों में सरकार को काम करना चाहिए। मैं इस बात के लिए प्रसन्नता हूं कि शंकराचार्य ने इस बात को उठाया है। उन्होंने इसलिए उठाया है कि हमारी सरकार ने जो प्रबंधन किया है, यात्रा मजबूत हो रही है। यात्रा में लोगों का जिस प्रकार से लोगों का बढ़ चढ़ कर आना, ये इस बात को, उनकी बात को इंगित करती है कि हमने जिस बात के लिए कहा था कि जो 2013 का जो कालखंड था, जो हमारे लिए एक शंका का विषय था कि जो उस घाटी में रहने वाले लोगों के प्रति जिनकी जीविका इससे जुड़ी हुई थी और उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी आर्थिक रीढ़ जो उससे जुड़ी हुई थी, क्या ये दोबारा से सुचारू रूप से अपनी पटरी पे आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। ये उस ओर दिखाता है शंकराचार्य की जो वक्तव्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, वो चाहते हैं कि वही सुविधा शीतकालीन में भी मिले। तो ये दिखाता है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो मनगढ़ंत कहानियां थी, जो षड्यंत्र रचे जाते थे कि ये यात्रा फेल हो गई, कैसे यात्रा में लोगों को जो आएंगे उनके लिए सुविधा हो पाएगी, कैसे इन 4 धामों के जो लोग जुड़े हुए हैं उन कैसे जुड़ पाएंगे। तो ये दिखाता है कि यह शंकराचार्य जी का जो बयान है, मैं उसका स्वागत करता हूं, हमारी पार्टी स्वागत करती है कि भाई ये सरकार जो सुविधाएं करती है, जो उसके हिस्से में आती है, वो सुविधाएं करनी चाहिए। बिल्कुल हमारी सरकार इस पर संज्ञान लेगी। वो हमारे धर्म वाहक है, हमारे धर्म संदेश देने वाले हैं, क्यों नहीं उनकी बात को माना जाएगा। मगर एक बात कहना चाहता हूँ, अति मुक्तेशानंद से जुड़ी हुई बात, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, इनका गठबंधन 2019 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, 24 में भी हुआ। यही अति मुक्तेश्वरानंद थे, उस समय शंकराचार्य नहीं थे। किस प्रकार से इनको सड़कों पे इन्होंने घसीटा था, और आज इनका नाम ले लेके किस प्रकार से चोला ओढ़ते हैं। अरे भी राम मंदिर को लेकर यही शंकराचार्य थे, तो आपके मीडिया सेल ने भी बहुत ट्रोल किया उस पे, तो दोनों ही लोग। जहां तक राम मंदिर की बात आप करते हैं, ये हम पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही मैं उधर नहीं आऊंगा ना। चलिए मैं कांग्रेस से आशीष सैनी से जवाब ले लूंगा, आऊंगा आपके पास। आशीष सैनी जवाब दीजिए। देखिए, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि बीजेपी के किसी नेता के घर में बिल्ली दूध पी जाए तो ये यही कहेंगे कि वो बिल्ली भी कांग्रेस ने भेजी है। हो सकता है ये होता हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक मांग रखी, विचार रखा सभी धर्माचार्यों के और मंदिर के जो संचालक हैं और सभी राज्यवासियों के सामने कि जिस जगह पर देवता सर्दियों में विराजमान होते हैं और तो उस जगह पर भी यात्रा को शुरू किया जाए तो और अच्छा हमारा पूरे वर्ष का उत्तराखंड की आर्थिक मजबूत हो सकती है। ये बात का संज्ञान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को तो आ गया, लेकिन पिछले लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को नहीं आया, जबकि ये धर्म के ठेकेदार बनते थे। लेकिन जो सुरक्षा की और जो सरकार से मांग करने का यही कारण है कि ऐसा ना हो कि हम जब नीचे यात्रा शुरू की जाए तो यहाँ पर भी जब सोना चांदी आए कोई चुरा कर ले जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए ही उन्होंने सरकार से अपील की है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए ताकि यहाँ पर भी यात्रा का मार्ग चल सके। यात्रा पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रही है, उसमें सरकार का कोई योगदान है नहीं, और बार बार अपनी पीठ थपथपाना और अपने अपने नंबर निकालना ये बीजेपी के लोगों का शगन हो सकता है। लेकिन हम लोग पूरे राज्यवासियों के लिए, छोटे छोटे कारोबारियों के लिए, सभी के लिए करते हैं। बीजेपी तो देवस्थानम बोर्ड बनाने जा रही थी। बताइए ना, देवस्थानम बोर्ड का उद्देश्य क्या था, राज्य का हित क्या था। राज्य के हित की बात कोई भी करेगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, और उसमें अगर कोई कमी रहेगी भी तो हमेशा हर चीज में संशोधन की गुंजाइश होती है। अगर कुछ समस्या आएगी तो चाहे वो
अगर धार्मिक रूप से आएगी तो सभी धर्माचार्य बैठ के करेंगे, शासनिक रूप से प्रशासन के रूप में आएगी तो हम सभी अधिकारी और नेतागण सब बैठ के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को ओन करना यानी जबरदस्ती अपना बना लेना और दूसरे का नाम जबरदस्ती घसीटना कि गलत संदर्भ में, ये हो सकता है कि बीजेपी की आदत पड़ी हो क्योंकि ये खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं। लेकिन हम सभी राज्यों के हितों का, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए, बहुत से लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि जब ये कुछ ऐसा व्यवस्था बने कि बाद में भी हम दर्शन कर सके देवताओं के, तो ये अगर किया जाएगा तो इसका समर्थन तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है, इसमें हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। हम तो केवल धर्म के नाम पर जो लूट होती है और नफरत फैलाकर जो जेब काटने का काम किया था उसका विरोध करते हैं। धार्मिक गतिविधियों में तो हम हमेशा साथ रहते हैं। ये लोग तो अभी आए हैं 1984 के बाद, जो धर्म है वो तो हजारों साल से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो 1947 से आई है, अभी तो मात्र 47 के बाद से आए हैं, लेकिन धर्म तो हजारों साल से चल रहा है। धर्म चलाने के लिए चलिए आशीष भाई रोकूंगा आपको, एक ब्रेक का इशारा और आपको रोकूंगा, आपकी बात पूरी करूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर राजनीति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुख करते हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी बात को पूरा हो जाते फिर हम चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा के पास। जी आशीष सैनी जी, बात को पूरा करें। मैं 2 ही लाइनों में कहूंगा कि हमारा ये कहना है कि धार्मिक रूप से यदि धर्माचार्य और सब लोग बैठकर कोई निर्णय लेते हैं और सरकार उसमें अच्छी सुविधाएं प्रदान करे तो हम लोग तो हमेशा चाहेंगे कि उस देवभूमि का नाम एक धार्मिक यात्राओं के रूप में रहे, और साथ में जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनकी सुविधा रखेंगे तो वो खुद दोबारा भी आएंगे और लोगों को लेकर भी आएंगे। आपदाओं से और बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इनसे थोड़ा सा डर का माहौल बनता है, लेकिन सभी लोगों में एक जो भावना अपने धर्म के प्रति है वो रहेगी। और मेरा सिर्फ भाजपा के बारे में ये कहना है कि भाजपा कोई धार्मिक पार्टी नहीं है। ये भगवे पहन लेने से या लाल पीले कपड़े पहन लेने से ये मतलब धार्मिक नहीं हो रहे, अंदर से तो ये पूरे पापी है, राक्षस जैसे लोग हैं। लेकिन ये दिखावा जो करते हैं धर्म का, इस पे हमें आपत्ति रहती है और धर्म के राजनीति में इस्तेमाल के हम सख्त विरोधी और हमेशा रहेंगे। धर्म अपनी जगह बढ़ता है, धर्म किसी के कहने से नहीं बढ़ता। भगवान स्वयं भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने सारी पार्टियां बनाई है, भगवान ने उत्तराखंड बनाया, हम भगवान को नहीं बना सकते। ये लोग भगवान को खुद को भगवान का मालिक समझने लगे हैं, तो इस चीज पर हमारी आपत्ति रहती है। धार्मिक कार्यों में हमारा पूरा सहयोग रहेगा, रहता भी है और रहा भी है। अरुण जी आप दोनों, आऊँगा आपका, सतवीर जी आऊँगा आपके पास। अरुण शर्मा जी आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? दोनों ही पार्टियों के आपने बयान सुने, आरोप प्रत्यारोप अभी भी लग रहे हैं। विश्वनाथ भाई देखिए, राजनीति अपनी जगह है, यात्रा अपनी जगह। सवाल उत्तराखंड के आर्थिक विकास का है। अगर हर आदमी का विकास होगा तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का विकास। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी पूरी की पूरी आर्थिकी यात्रा और पर्यटन से जुड़ी हुई है, धार्मिक यात्रा और पर्यटन। क्योंकि एक तरफ 4 धाम की यात्रा चलती है, साथ साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चलती है, उसके अलावा पर भी आते हैं जो मसूरी, नैनीताल, कौसानी, अल्मोड़ा इन जगह पे घूमने आते हैं। तो ये दोनों चीजें उत्तराखंड की आर्थिकी को संबल प्रदान करती। और पर्यटक तो साल भर आ रहे हैं, उनको कोई रोक टोक है नहीं। निश्चित तौर पर वहां भी जब ज्यादा दिन की छुट्टी पड़ जाती है अचानक, तो अचानक दबाव आ जाता है। चाहे मसूरी में देखें, हम नैनीताल में देखें, पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है, खासकर ट्रैफिक चरमरा जाता है, रास्ते जाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो ये धार्मिक यात्रा है, इसको हमें विशेष रूप से गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 महीने की यात्रा है, जो मई से लेके अब नवंबर तक चली है, अलग अलग समय, अलग अलग तीर्थों का खुलने का भले ही हो, बंद होने का भले ही हो, लेकिन कमोबेश देखें तो सारी तीर्थ एक दूसरे से जुड़े हैं। आदमी अगर 4 धाम जाता है तो पहले यमुनोत्री जाता है, फिर गंगोत्री जाता है, फिर केदार जाता है, फिर बद्री जाता है। और अब हम
केदारनाथ में, हेमकुंड में, यमुनोत्री में रोप वे बनाने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं। हो सकता है 2.5-3 साल में वो रोप वे भी तैयार हो जाए, जैसा डेडलाइन दी जा रही है 2027 की। हो सकता है वो रोप वे भी शुरू हो जाए, तो उसके बाद और सुविधा हो जाएगी। जो पैदल मार्ग है, उस पैदल मार्ग में से न जाके यात्री फिर रोप वे से जाएगा। लेकिन सड़क सुदृढ़ीकरण पहली चीज है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था करना दूसरी। सरकार हर साल, देखिए, डॉक्टर पोस्टेड करती है, टेम्परेरी टॉयलेट बनाती है, टेम्परेरी पार्किंग की व्यवस्था करती है, ये हर साल होता है। लेकिन इसको परमानेंट करना होगा। जैसे मुझे याद है कुंभ की बात हो रही थी, जब नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो नारायण तिवारी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली थी उस टाइम, हो सकता है वो उनका विजन हो, कि उन्होंने कहा कुंभ में जो चीजें करनी हो वो परमानेंट करो, जिससे आगे आने वाले समय में उस सुविधा का उपयोग उत्तराखंड आने वाले यात्री उठा सके, पर्यटक उठा सके। ये हमें स्थायी तौर पर करना पड़ेगा। के लिए कुछ निश्चित तौर पर रोपवे है, पार्किंग है, ये दीर्घकालीन योजना है, ये एक दिन में नहीं। लेकिन यातायात को, सड़कों को सुचारू रखना, ये तात्कालिक आवश्यकता है, और इन तात्कालिक आवश्यकताओं को तात्कालिक तौर पर ही पूरा करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, अभी नैनीताल, अभी 3-4 दिन की छुट्टी पड़ी थी वीकेंड में, तो नैनीताल पैक हो गया, मसूरी पैक हो गया। तो ये चीजें चलिए राजेश जी, अरुण जी का कुछ कर दिया, जी उससे यात्रियों को नुकसान हुआ, उससे उन लोगों तो जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा रखी थी, उनसे उन होटल व्यवसायियों का नुकसान हुआ जिनके यहाँ उन लोगों ने एडवांस में पैसा दे रखा था, उनको बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और वो लोग वहां से चल पड़े। अचानक ये फरमान आता है, तो इस तरह की इसके दूर करनी होगी। जो भी चीजें हैं वो यात्रा से लगभग 1 महीने पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिससे जो भी आ रहा है वो अपनी व्यवस्था करके आए। और सबसे बड़ी चीज, हेलीकॉप्टर्स की दिक्कत आती है, टिकट नहीं मिलते, कालाबाजारी होती है। इसी साल आप देख रहे हैं, सैकड़ों लोग कालाबाजारी में पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग ठगी के शिकार हुए हैं उन हेलीकॉप्टर की यात्राओं के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं इन सारी व्यवस्थाओं को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अव्यवस्था होती है तो उससे हमारे प्रदेश की छवि भी खराब होती है। उस छवि को भी बनाए रखना होगा। वो सारी चीजें सरकार की जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर पर जैसे हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा या फिर पुरोहित साहब ने कहा, इन्होंने भी समर्थन दिया इस पूरे साल भर की यात्रा का, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन हर आदमी ये बोल रहा है कि सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, वो सुविधाएं देनी पड़ेगी। यात्री अगर उत्तराखंड आए तो उसको कहीं भी असुविधा का सामना न करना पड़े, वो एक सम्मानजनक स्थिति लेकर अपने घर वापस जाए। ये हासिल बिल्कुल। राजेश सेमवाल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है सुविधाओं को और थोड़ा एक स्टेप आगे की ओर बढ़ाना होगा। जो अभी सुविधाएं हैं और जो अगर मान लीजिए आप साल भर के लिए एग्री हो जाते हैं, सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, तो तब भी आपको सुरक्षा ऐसी करनी चाहिए, जो व्यवस्थाएं हैं उनको ऐसी करनी चाहिए कि वो एक स्टेप आगे हो कि अगर कोई आपदा या कुछ ऐसा आए तो भी आप उससे निपट सके, जैसे अभी निपट रहे हो आप। राजेश जी, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, हमने तमाम बार इन लोगों से कहा है कि शीतकालीन यात्रा को आप चलाइए, और इससे सब लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है और मान सम्मान जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ तो क्या है कि उत्तराखंड में आपने देखा कि शीतकाल में बर्फ पड़ती है, और दिल्ली, मुंबई और साउथ में बैठा आदमी जो है लाइव बर्फ को देखना चाहता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता पड़ेगी, और मेन इसके लिए मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर आप हमारे यहाँ हासिल में लोगों को रहने की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यात्री कम आते हैं, लोग अपने होटल बंद करके जो है उत्तरकाशी आ जाते हैं या ऋषिकेश, देहरादून चले जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो लोग आते हैं उन लोगों को भोजन इत्यादि की रास्तों में बड़ी दिक्कत होती है। आदमी अगर ठहरना चाहे, लेकिन जब उसे भोजन और रहने की सुविधा नहीं मिलती है तो वो निकलना चाहता है, या उसको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी,
तमाम व्यवस्थाएं, लेकिन आदमी ऑनलाइन बुकिंग भी इसलिए नहीं लेता है कि एक दिन उसको बुकिंग मिल जाएगी और अगर बाकी 6 महीने नहीं मिलेगी तो स्टाफ कैसे रखेगा, उसको स्टाफ का पैसा कहाँ से देना है। तो हमारा राह है, हमारे चौहान जी यहाँ पर भाजपा से बैठे हैं, आप हमारी जो है सरकार तक बात पहुंचाएं और कहें कि मूलभूत सुविधाओं को जो है बढ़ाया जाए और आने वाली जो 2025 की हमारी जो यात्रा होगी उसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली जाए। जैसे इस बार हुआ, आपने देखा सरकार तब जागी जब जो है घंटों घंटों का जाम लग गया, और जब जागी तो उसके बाद व्यवस्था हुई और उसके बाद जो है पूरी आपने देखा होगा 20 मई के बाद बहुत चारों धामों में बहुत अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक जो यात्रा चली। तो हमारा निवेदन है कि आप इस व्यवस्था को पहले से बना लें। और बिल्कुल राजेश जी, आपको रोकूंगा। इसी बीच महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले एक नया बवाल हो गया है। विनोद तावड़े जो कि बीजेपी के नेता हैं, नाला सुपारा में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान पर आरोप लगा कि वो पैसे बांट रहे थे, तो उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कि वो कहां था, इसलिए पहला आरोप या निरर्थक है। दूसरी बात, उस बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो पॉइंट नंबर 2, किसको पैसा दिया जा रहा था तथा कथित। तीसरी बात यह बताइए कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? यदि उनके ख्वाबों ख्यालों की जो घटना कहीं हो रही थी तो उन्हें घटना स्थल पर रहना चाहिए था, सभा स्थल पर रहना चाहिए था। यह बिल्कुल 3 टेक्निकल पॉइंट है। पहली बात, सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जहां पर कि ऐसी कोई बड़ी चीज दिखाई पड़ रही हो। दूसरी बात, वहां बैठक हो रही थी और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता थे। और तीसरी बात, यदि वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तो वो जो आपका आरोप वाली घटना है उस जगह पे स्थल पे होना चाहिए कि सभा स्थल पे होना चाहिए। तीनों बातें साफ दिखा रहा है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी जानकर अब खिसियाहट और बौखलाहट में, यानी इसे कहा जाए कि हताशा और निराशा में, महाविकास अघाड़ी विक्षिप्तता की सीमा तक पहुंच गई है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि ये तो वो पार्टियां हैं, यहां सिर्फ आरोप की बात नहीं है। भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण जहां पर सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो चुका कि पैसा लेकर सरकार बचाई गई, वोट फॉर कैश। मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, एकमात्र केस है भारत के इतिहास का 1994 का झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने पैसा लेकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बचाया। परंतु संसद में वोटिंग को न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं हुई। और आपको ध्यान हो, इसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस जजमेंट को रिव्यू किया है, यानी अब कोई पैसा लेकर वोट देकर बच नहीं सकता। तो हम यह कहना चाह रहे हैं, आप तो साहब सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट कैश फॉर वोट के पुराने चैंपियन हैं, आज के नहीं 30 साल पहले वाले हैं। और आज देखिए संयोग से झारखंड में भी चुनाव है और ये दोनों पार्टियां साथ साथ हैं। यानी अगर इस इंडी गठबंधन की इन पार्टियों के लिए कहा जाए, जेएमएम और कांग्रेस फिर आज साथ साथ हैं, तो इनके लिए मुझे वो पुराने गीत की वो पंक्ति याद आती है जो था ना वो। तो फिर से चर्चा वापस आते हो, सीधे रुख करते हैं हम सतवीर सिंह चौहान जी का। सतवीर जी, अभी सुविधाओं को लेकर बात हो रही है लगातार। जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं राजेश सेमवाल जी, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई अब जरा हमारी बात भी पहुंचाइए उन तक, सीएम साहब तक। देखिए करण मेहरा भी लगातार कह रहे हैं, केदारनाथ में उपचुनाव भी है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको और डेवलप करने की है, अस्थायी चीज़ों को स्थायी करना है। और अगर आप साल भर यात्रा खोलते हैं तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो जो एकदम से लोड आता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वीकेंड्स पे उत्तराखंड दिल्ली वालों के लिए एक अलग से, दिल्ली जो उसके आसपास के राज्य है वो सीधे उत्तराखंड आते हैं, तो लोड जो है वो एक साथ यात्रा का जो एक मान लीजिए 45 लाख 50 लाख जो लोग आते हैं वो और बढ़ जाएंगे और लोड भी सरकार पर नहीं पड़ेगा और जो चीज़ें वो सही से चलने लगेंगी। सतवीर जी। विकास जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने दूध और बिल वाली बात कही थी और मेरे बहुत ही सम्मानित यहाँ आपके वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, अरुण जी उस बात पे मुस्कुरा रहे थे।
तो मैं बताना चाहता हूं कि जब बिल्ली दूध पीती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोचती है कि पूरा जग मुझे कोई नहीं देख रहा। मगर हकीकत ये है विकास जी, जब बिल्ली दूध पीती है तो उसके अगल बगल में जितने भी लोग होते हैं या प्राणी होते हैं वो उसको देखते हैं। और वही स्थिति कांग्रेस की है। जब सनातन की बात आती है तब जब ये उस प्रकार के ये बयान देते हैं और जिस प्रकार की इनकी गतिविधियां रहती है, और देश के सामने इन्होंने तमाम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वो तो किसी से छुपे नहीं है। और और ऐसे उदाहरण हैं कि जब मैं तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था तब के उदाहरण है जो कि अभी भी प्रचलित है और इनके पार्टी को अभी तक फिट बैठते हैं। वो 1967 की घटना किसको याद नहीं है? मुझे लगता है अरुण जी को तो ढंग से याद होगा वो वाली घटना। सुन लीजिए सनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आशीष भाई जब बोल रहे हैं मैं भी देखता हूँ ना कि सवाल का जवाब आता कब है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो तो आपके फेवर की बात है भाई, मैं आपको घेर नहीं रहा हूँ। वो कांग्रेस क्या कह रही है उनका लुकआउट है। मैं तो आपसे सीधे पूछ रहा हूँ ना कि आप अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे उसके लिए क्या बातचीत है। तीर्थ पुरोहित की जो बात है वो मैंने आपसे पूछी। आप चलिए आप कांग्रेस की बात का जवाब दे लीजिए, कांग्रेस की बात का जवाब दे लीजिए, उसके बाद हमें बताइएगा। प्रश्न का उत्तर, सिर्फ प्रश्न का उत्तर बस। जहां तक अभी आज बात है धार्मिक उसकी। आप ये देखिए कि 1967 में जब कपाती महाराज के नेतृत्व में छोटे छोटे नंदी, साधु, संत, अखाड़े छोड़ के जब इसके लिए निकले थे वहां से अपने अखाड़ों से और अपने वनवास जो ले चुके वो निकले थे, जब छोटे छोटे नंदियों को लेके जब दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे संसद भवन के बाद, उन्होंने केवल एक ही बात रखी थी कि जिस प्रकार से गो हत्या होती है उसके लिए कानून बनाया जाए कि गो हत्या भारत के अंदर ना हो, ये हमारे लिए पूजनीय है। ठीक है, मगर आप देखिए कि पुलिस को आदेशित किया जाता उस समय इंदिरा गांधी के द्वारा। आप देखिए साधु संतों के साथ साथ वो नंदी भी छोटे छोटे मारे गए। तो करपात्री महाराज जी ने कहा था कि इन साधु संतों का खून माफ है, मगर जो ये छोटे छोटे नंदी मारे गए हैं इनका आपको आने वाले समय में परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज भी देखिए कि कांग्रेस की क्या दुर्गति और क्या क्या बयान आते हैं। 18 ज्यादा दूर मत जाइए विकास जी, 18वीं लोकसभा भी संचालित हुई है, पहला सत्र उसका गया है। कांग्रेस के युवा चीर नेता जो कि कांग्रेस की एक जो मतलब वो कहते तो पत्थर की लकीर हो जाए, राहुल गांधी ने किस प्रकार से कहा था कि एक शिव शक्ति है, उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है। मतलब कि जब ये अपनी बातों को रखते हैं मीडिया के सामने और इनके नेता जब बातें रखते हैं तो आप देखिए कि किस प्रकार की इनकी भावनाएं हैं। यही नहीं, राम मंदिर के लिए कि वर्षों से जो लोगों का जो त्याग रहा, बलिदान रहा, जब उसके लिए प्रमुखता से लड़ाई लड़ी जाती है सुप्रीम कोर्ट, फैजाबाद कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जब लड़ाई जाती है, कांग्रेस की चेयरपर्सन, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने लिखा था कि काल्पनिक है, और उस काल्पनिक हलफनामा को कौन ले गया था उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल लेके थे। 22 नामचीन वकील खड़े किए गए। आप सोचे कि किस प्रकार की भावना ये रखते हैं। और यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विकास जी, आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जो कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं और ये यात्रा की बात करते हैं, यात्रा में सुविधाओं की बात करते हैं। एक तरफ इनका नेता कहता है कि लड़कियों को छेड़ने जाते हैं और एक तरफ यहाँ पे आके इनके मूर्ख प्रवक्ता आके यहाँ पे आके बड़े बड़े उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। पहले अपने घर के अंदर तय कर लीजिए कि आप कहाँ खड़े हो। भगवा आतंकवाद की बात किसने करी थी? दादा राहुल गांधी। सतवीर जी थोड़ा सा आऊँगा आशीष भाई, आऊँगा आपके पास। सतवीर जी, मेरा सवाल आपने सुना था। सतवीर जी, सत्यवीर जी, अरे नाम सुन तो लो भैया, सुन तो लो भाई। सत्यवीर जी सुन तो लो मेरी बात, अरे बात तो सुन लो भाई। अरे ठीक है आशीष जी मैं आपको रोकूंगा, आप रुक जाइए। धार्मिक यात्रा की, हाँ बिल्कुल सत्यवीर जी मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुनो। ऐसे कैसे चलेगा? सिर्फ आपको नहीं सुनने आई है पब्लिक। ना ऐसे नहीं चलेगा, मैं म्यूट करवा दूंगा, आप बोलते रहो। मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुनो। मैंने आपसे सवाल किया। विकास जी मैं 5 सेकंड लेना चाहूंगा। अरे मैं 1 घंटा दे दूं आपको, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो एक भी समय नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं जो मैंने आपसे सवाल किया आप उसका जवाब कब दोगे? जी विकास जी, जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब आप कब दोगे? मैंने विकास जी आपको पहले बता दिया। ये 4 धाम की यात्रा में जिस प्रकार का अति मुक्तेश्वरानंद जी का बयान आया
उन्होंने कहा कि जो शीतकालीन में जो पड़ाव बदल जाते हैं चार धाम के, वहां पर भी सरकार को अपने जो उसके हक में आता है उस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सरकार के संज्ञान में आया, सरकार इस पे कुछ ना कुछ मैं कार्यकर्ता के नाते और एक पार्टी का स्पोक पर्सन के नाते आपके सामने, सरकार कुछ ना कुछ इसमें स्टेप लेगी और सरकार और स्टेप लेती है उत्तराखंड के हित में होगा, और यहाँ पर अगर लोग आएंगे तो हम उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। और एक बात मुझे बड़ी विचित्र बात आज सुनने को मिली है, विकास जी आप जिस समय दर्शक देख रहे हैं, अरुण जी को भी बताना चाहूंगा मैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गठन 1947 में हुआ। अरे हम तो ये सुनते हुए आ रहे हैं कि एक ब्रिटिश सेक्रेटरी ने जो मैनपुरी का सेक्रेटरी था, एओ ह्यूम था, उसने 1885 में 28 दिसंबर को कांग्रेस बनाई थी। और हमारी पार्टी का गठन कह रहे हैं कि 1984 में। अरे हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था और जब जनसंघ बना था 1991 में बना था। चलिए अब जवाब ले, समय की कमी है सत्यवीर जी, समय की कमी है, मैं सीधे रुक करूंगा अब। आशीष सैनिक, आशीष जी जवाब दीजिए। अरे जवाब ले लो आशीष जी, जवाब दो आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कमी है। हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लेता ना, मुझे अपनी बात कहने के लिए इस तरह से इधर उधर की बात करने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 1947 से भारत की व्यवस्थाओं को देख रही है सरकार में आने के बाद। अरे मान्यवर जी 1985 से है। अरे रुक जाइए, घबराइए नहीं, वो जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? अरे भाई अब उनको बोलने दो, वरना ऐसे में पूरी डिबेट आप लोग को चुप कराते ही निकल गई है। आप चुप हो जाओ, आप बोल लो, ऐसे नहीं पूरी डिबेट। अरे सुनने तो दो भाई, उनको बात खत्म करने दो। वैसे भी आप लोग एक तो सत्ता में भी आप बोलने भी नहीं दे रहे हो, तो आदमी को कहीं तो बोलने दो भाई, डिबेट में उनको मौका मिल रहा है। अरे सही तो बोले विकास जी, कम से कम अपनी पार्टी का तो मजाक ना उड़ाएं। अरे ये इनका कॉल है, ये मजाक उड़ाए, इसको लेके इसका जुलूस निकालेंगे, इनका कॉल है। आप तो अपना सत्ता में काबिज, आपको क्या मतलब, आप मजे लीजिए। उसका कारण बता रहा हूँ मैं विशाल जी, क्या है ये कारण नहीं मिला। इन्होंने कहा कि भाजपा में मुझे कोई पूछता नहीं है, इन्हें कोई पूछता नहीं, तो यहाँ टीवी पे बैठ गए आगे आपके चैनल पर, पता इन्हें कुछ है नहीं, बकवास करनी है। अब इन्होंने कहा कि 1967 में धर्मात्री महाराज जी ने देश के लिए, वो गौरक्षा के लिए बलिदान दिया, और उसके बाद इन्होंने तथाकथित रूप से हिंदू हृदय सम्राट बनाए एक चाय वाले को, और एक भी गौरक्षा का कानून लेके नहीं ढंग से चाय पिला रहा है, मणिशंकर को याद है उस चाय का। अरे सुन लीजिए जरा, बकवास करने से काम नहीं होता, लगेगा हमें मालूम है आप गोबर पार्टी के लोग हैं, हमें मालूम है आप गोबर पार्टी के लोग हैं, गोबर ही करेंगे मुंह से जब बोलेंगे। वैसे गोबर एक अल्टीमेट पदार्थ होता है, खेत में डल जाए तो फसल बढ़िया हो जाती है, दिमाग में बन जाए तो गोबर हो जाता है। आप तो केदारनाथ से सोना चुराने वाले लोग हैं, आप चोरों से बात करने। अरे आलू से सोना बनाने वाली भाई बात अपनी कंप्लीट कर लो, ये पर्सनल टॉक शो नहीं ना आपका, आप दोनों लोग आपसी में बात कर रहे हो, जनता सुन रही भाई, आप लोगों को कैसी गोबर और न जाने क्या क्या बातें कर रहे हो। जो असल जो आदमी जो भाषा समझता है उससे वही करनी पड़ती है, ये नहीं टीवी पे बैठो। मैंने कहा कि 1967 का जिक्र किया इन्होंने गौरक्षा आंदोलन का, कि उनको बलिदान देना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, तो आपने अभी तक गौरक्षा को लेकर जो कानून कांग्रेस के सरकार के समय में था, जरा ये अपनी पार्टी में जाके राहुल गांधी किस प्रकार से जिसने हत्या करी थी उसको गले लगाया, यहाँ नाम हंसी का पात्र मत बनाओ अपने आप को। केरल में एक दिन पहले भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने सड़क पे बछड़ा काट कर बताया। आप कहिए ना केरल चुनाव में, नेता था वो, आप गोवा चुनाव में अपने नेताओं को स्वीकार करो, कम से कम मूर्खता ना दिखाओ इतनी। और राहुल गांधी ने उसको गले लगाया। आरएसएस के पदाधिकारी यहाँ पर आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता हमारी पार्टी का कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, कौन हमारा पदाधिकारी है। कि बेटी गोमांस बेचती है और आप यहाँ गोरक्षा का ढोंग करते हैं। अरे आप क्या ढोंग करेंगे, आप तो इतने बड़े फरेबी और दोगले आदमी हैं कि गोवा में और सैनी जी थोड़ा मर्यादा में आया करो। अरे सैनी जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ भाई, मैं डिबेट कर दूंगा क्लोज। मैंने कहा शब्दों का चयन थोड़ा सा, टीवी है भाई ये आपका, मैं फिर कह रहा हूँ पर्सनल टॉक शो नहीं है। आप एक चैनल में बैठ के नहीं, आप कह रहे हो वही भाषा समझिएगा। अरे और भी तरीके होते हैं अपनी बात को कहने को। नहीं पता वो क्या डिबेट करेगा, या ये भाषण देने की जगह खोल दी इन्होंने। मैंने कहा क्या, मैंने रोका ना उनको भी, तो मैं आपको भी रोकूंगा ना। ये तो आप ऐसी करें, जरा प्रधानमंत्री बोल देते हैं कि गांधी जी के खिलाफ कोई बोलेगा मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, और सुबह शाम गांधी जी के खिलाफ गाली देने का काम करते हैं। आप कर रहे हैं कि मैंने रोक दिया, वो रुक थोड़ी गए आप कहने से। जो भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं आपको भी रोक ही रहा हूँ। अब आप नहीं रुकोगे तो इसमें मैं क्या कर लूंगा बताइए। ये तो अपना सेंस लगाना चाहिए कि अगर एंकर आपसे कह रहा है तो आप लोग को रुकना है। अब आप दोनों लोग अगर वो कर रहे हैं तो आप भी यही करोगे। वाह भाई वाह।
ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपने प्रश्न पूछा उसके संबंध में मैंने उनसे कहा ना कि आप उसका जवाब नहीं दे पाए, ये मैंने उनसे कहा। मैं आपके पास आया कि आप पे जो आरोप लगे आप उनको बताइए। नहीं तो फिर जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ और बीच तरीका होता है भाई साहब, तो बात रखने का तरीका होता है, शब्दों का चयन बहुत मर्यादित होता है टीवी पे, इस तरीके से नहीं होता है जैसे आप कह रहे हो। मतलब ये गोमूत्र पी लें तो वो शब्द का चयन गलत है, और हम वो वही गोबर की बात कर रहे हैं। मैंने गोबर की बात पे नहीं कहा भाई, मैंने गोबर की बात पे नहीं कहा, उसके बाद जो आपने शब्द कहे उसके लिए बोला मैंने गोबर के लिए तो कहा भी नहीं। क्यों बोलते हैं गौमूत्र? मैंने गोबर की बात ही नहीं करी, उसके बाद जो आपने बोला उसके लिए मैंने गौमूत्र पे इस विषय पे बात करनी थी, इस विषय पे आपने डिबेट रखी इस विषय पे कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए और अधिक व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हमने कहा हम भी यही कह रहे हैं करनी चाहिए, तो इसमें क्या दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं ना, लेकिन आपने करपात्री महाराज का विषय उठाया तो मैं कहूंगा गौवंश की रक्षा के लिए कानून लाइए ना, क्या दिक्कत है? कौन मना करता है? आप सत्र में सुबह शाम ये फर्जी कानून लेकर घूम रहे हैं, कभी यूसीसी का कभी किसी का। आप गौरक्षा पे कानून लाइए जिसकी बात हो रही है। आप हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल डीजल दीजिए, हिंदुओं को मुफ्त शिक्षा दीजिए, क्या दिक्कत है? आप क्यों फीस बढ़ा रहे हैं हर चीज की? तो जनता को लूट है, क्यों जीएसटी का पैसा उत्तराखंड का वापस नहीं आ रहा है? आप तमाम उन मुद्दों पर बात कीजिए ना। आप उत्तराखंड के नागरिकों को केवल मनी ऑर्डर व्यवस्था पर टिकाकर बैठे हुए हैं। आप उत्तराखंड के तमाम हिंदुओं को एक वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में होटल बनाने के लिए पैसा दीजिए ना, लोन पर। क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोन पे पैसा? एक वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना का मजाक बना के रखा है, सारी योजनाओं के पैसे इन्होंने अपने विधायकों में बांट दिए। आप कैसे व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे जब तक जनता का और लोगों का साथ नहीं होगा? चलिए बहुत बहुत आशीष जी मैं रोकूंगा जल्दी। सतवीर जी 1 मिनट है आपके पास, उसके अंदर अपनी बात खत्म करें, मुझे डिबेट क्लोज करनी है। 1 मिनट है आपके पास। विकास जी मैं बताना चाहता हूं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, हमने 4 धाम की यात्रा के लिए जितना हमसे इस समय तक प्रयास हो सकता था हमने प्रयास किया। ऑल वेदर रोड का 900 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा, हमने उसमें से केवल 150 किलोमीटर का बचा है, और 150 किलोमीटर से मैं आपके अभी जो दर्शक देख रहे हैं उससे बताना चाहता हूं 50 किलोमीटर ऐसा पैच है जो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें काम चल रहा है। मगर 100 किलोमीटर का पैच ऐसा है जो गंगोत्री वाला पैच है, जो उत्तरकाशी से लगता है, वो इसलिए उसमें रोड़े आ रहे हैं। उस समय के जो पर्यावरण सचिव थे और उस समय के जो पर्यावरण मंत्री जयराम नरेश थे, उन्होंने इस प्रकार का अड़ंगा डाल रखा है कि उसके लिए कोई दूसरा रास्ता केंद्र सरकार को निकालना पड़ रहा है। उसके तमाम ऐसे इन्होंने पहलू को डाले हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है कि उन यमुनोत्री में भी जो 2011 में हमारी सरकार ने रोपवे स्वीकृत किया था, ऐसा जैसी सरकार परिवर्तन होती है कि हरीश रावत ने उस पर भी अंकुश लगाया, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब आते हैं उन्होंने पीएमओ के साथ बैठ करके उसको दोबारा से बहाल किया। हमने तो चाहे यमुनोत्री के लिए हो, चाहे केदारनाथ के लिए हो, चाहे हेमकुंड के लिए हो, हमने उसके लिए प्रयास किया है कि यात्रा सुगम हो सके। वो 100 किलोमीटर का पैच भी कांग्रेस की कूटनीतियों के कारण फंसा हुआ है, और जो यमुनोत्री का जो रोपवे जो आज तक बन के तैयार हो जाता है वो कांग्रेस की विधर्मी मानसिकता के कारण वो कैंसिल हुआ, और दोबारा हमने उसको बहाल कराया। और उत्तराखंड के अंदर इतनी रोडें ऐसे बन रही है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन उसका एक जीता जागता उदाहरण है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है जो बहुत कठिन समय। सतवीर जी माफी चाहूंगा लेकिन समय की कमी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा को खास बनाने के लिए। हम आज देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे, जो शंकराचार्य जी ने बयान दिया कि इस यात्रा को, 4 धाम यात्रा ही पूरे साल चल सकती है, गद्दी स्थल बदले जाएंगे, वहाँ पर भी लोग दर्शन को आ सकते हैं। और एक ये कहीं ना कहीं ये अच्छा भी होगा, अगर इससे आता है तो आर्थिक रूप से उत्तराखंड को बहुत मदद। देखना होगा अब सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।